दुगो दे असल में मैथिली भाषा की एक लोक कथा होती है। ये कोई मीठी गोली टाइप कहानी भी नहीं है। हो सकता है इससे कुछ लोगों की जज्बात आपा को ठेस भी लग जाए, इसलिए ये याद रखिएगा कि सत्य कई बार कड़वा ही होता है। इस कहानी में एक राजा होता है जो राज तिलक के तुरंत बाद अपने राज्य को देखने समझने के लिए राज्य का चक्कर लगाना शुरू करता है। राजा नया था, इसलिए किसी सलाह किसी जानकारी की आवश्यकता हो तो किसी से पूछा जा सके, इसीलिए वो अपने एक पुराने मंत्री को साथ ही ले जाता था। बूढ़ा मंत्री रास्ते भर लोगों और चीज़ों के बारे में बताता रहता। ये राजा जब राजधानी से लौटता तो नगर का जो मुख्य मार्ग था वहाँ एक बाजार होता था और वहीं पर एक युवती अक्सर दिख जाती। युवती अत्यंत सुंदर थी, मगर उसका पेशा भीख मांगने का था। राजा जब भी उसकी तरफ देखता तो मंत्री हमेशा टोक देता, राजा साहब उधर मत देखिए, जाने दीजिए। एक दिन राजा भड़क उठा और मंत्री से उसने कहा, तुम हमेशा उधर देखने से मुझे रोकते क्यों हो? मंत्री बोला, महाराज आप युवा हैं, नए हैं, लोगों का भाग्य बदल देने की सोचेंगे और ये हो नहीं सकता। व्यक्ति स्वयं अपने प्रयास से बदलता है, कहीं आप दूसरों का भाग्य बदलने की कोशिश न करें, इसलिए मैं उधर देखने से आपको रोकता हूँ। राजा भड़का हुआ तो था ही, बोला, मैं राजा हूँ और लोगों का भाग्य नहीं बदल सकता। ठहरो, इसी भिखारिन का भाग्य बदल कर दिखाता हूँ। अगले ही दिन दरबार से लोग गए और भिखारिन को बताया गया कि राजा तुमसे विवाह करना चाहते हैं। भिखारिन को भला क्यों ऐतराज़ होता? तो इस तरह राजा ने भिखारिन से शादी कर ली। भिखारिन अब रानी हो गई और उसे भीख मांगने की ज़रूरत नहीं रही। उसे अलग महल, नौकर चाकर सब मिल गए थे। आदेश करती और वो जो चाहती वो हाजिर हो जाता। अब राजा जब बाजार में उस जगह से मंत्री के साथ गुजरता जहाँ कभी वो भिखारिन खड़ी होती तो व्यंग भरी दृष्टि से मंत्री की ओर देख लेता और सोचता, भाग्य तो बदल ही दिया मैंने। मंत्री कुछ नहीं कहता था। एक बार राजा को लौटते लौटते काफ़ी देर हो गई और रात गए वो रानी बनी भिखारिन के महल में ये देखने पहुंचा कि अब उसका जीवन कैसा चल रहा है। राजा ने पाया कि भिखारिन महल के सारे खंभों के पास दौड़ दौड़ कर जाती और कहती, दुगो दे, दुगो दे। रानी बनने के कारण जो अब उसे मांगना नहीं पड़ता था, असल में वो बेचारी इससे परेशान हो गई थी। इसलिए देर रात जब कोई देख नहीं रहा होता उस समय वो खंभों के पास जा जाकर भीख मांग रही होती थी। राजा भाग्य या कहिए कि व्यक्ति का जो बर्ताव होता है, उसकी प्रकृति जो होती है, उसे नहीं बदल पाया था। ये जो किसी और का भाग्य बदल देने की मंशा होती है उसे नहीं पालना चाहिए, उसके लिए ये कहानी सुनाई जाती है। ऐसे प्रयास आप हाल में कई बार देख चुके हैं। कई एनजीओ भी आपको भाग्य विधाता बनने का प्रयास करते हुए मिल जाएंगे। ऐसे नहीं याद आ रहा तो यूट्यूब इत्यादि के जरिए प्रसिद्ध किए गए उस ढाबे वाले बाबा के बारे में ज़रा सोचिए। लोगों को लगा कि उसे प्रसिद्ध करके उसका भाग्य बदल दिया जाए, ढाबा ज़बरदस्त चलने लगेगा, आर्थिक स्रोत मिल जाएंगे, छोटे से ढाबे के बदले बाबा का रेस्तरां खड़ा हो जाएगा। परिणाम क्या हुआ था? कुछ यूट्यूब पर प्रसिद्ध करने वालों पर ही मुकदमा कर दिया बाबा ने, कुछ को डांट डपट कर भगाया। ढाबा अब भी वैसा ही है जैसा था। एक ट्रेन में गा गा कर भीख मांगने वाली को अगला सिंगिंग सेंसेशन भी घोषित कर दिया गया था। उसका परिणाम क्या हुआ? गायिका बन गई, उसके एल्बम आने लगे। नहीं साहब, कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे ही प्रयास पहले भी हुए हैं। किसी को धावक बना दिया गया तो किसी को खेल जगत का उभरता सितारा घोषित करने के प्रयास हुए हैं और बुरी तरह असफल भी हुए हैं। नेताजी लोग जो अपने बेटे को पार्टी का वारिस घोषित करते हैं उसमें भी यही हो रहा होता है। गायन, कला, नेतृत्व या खेल, किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्ध होने, स्थापित होने के लिए केवल उस विधा का ज्ञान नहीं होना चाहिए, आपको लगातार अभ्यास का अनुशासन जो होता है वो भी खुद पर लागू करना होगा। जैसे ही थोड़े से सफल होंगे, कई डिस्ट्रैक्शन आएंगे, उनसे हटकर अपने मूल के काम पर केंद्रित भी रहना पड़ेगा। इसे भगवत गीता के हिसाब से देखना चाहें तो दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक देखिए। इस श्लोक में श्री कृष्ण कह रहे होते हैं कि व्यवसायत्मिका बुद्धि तुम्हें एक ही दिशा में काम करने वाली होती है। अव्यवसायी मनुष्यों की बुद्धियां अनंत और बहुत सी शाखाओं वाली होती हैं। किसी एक दिशा में नहीं, एक साथ ये भी चाहिए वो भी चाहिए। एक दिशा में काम करने वाली व्यवसायत्मिका बुद्धि विकसित करने के लिए जितना अभ्यास चाहिए उसके बिना ही लाभ उठाकर कोई और दे दे का प्रयास करे तो उससे व्यक्ति को लाभ नहीं होता, उल्टा नुकसान होता है। इसके लिए भी अंडों की मदद वाली एक कहानी होती है जिसमें बागवानी के शौकीन एक आदमी को अपने गमले में तितली के कुछ अंडे दिख गए। उस दिन से वो मौका मिलते ही झांक कर अंडों को देखने पहुंच जाता। कब इसमें से तितलियां निकलें इसकी जल्दी मची हुई थी उसे।
आखिर एक दिन अंडों में कुछ हलचल सी महसूस हुई। आदमी फौरन कुर्सी और मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर के आ बैठा। अंडों से तितलियां निकलते देखना अनोखा काम था। घंटों नजर रखने के बाद आखिर एक अंडे में कुछ दरारें नजर आईं। आदमी और उत्सुक होकर देखने लगा। थोड़ी देर के बाद आखिरकार अंडे से लार्वा निकला। वो तितली जैसा खूबसूरत बिल्कुल नहीं था। आदमी थोड़ा निराश हुआ और उसने अपने एक जीव वैज्ञानिक मित्र को बताया तो प्रोफेसर जो था वो हंसकर बोला, अंडे से लार्वा निकलता है, लार्वा प्यूपा बनता है और फिर उसमें से तितली निकलती है। अब तो आदमी और ज़्यादा शौक से गमले पर नजर रखने लगा। एक दिन आखिरकार जब प्यूपा से तितली निकलने वाली थी तो उसकी उत्सुकता और बढ़ गई। अब तितली बाहर आएगी, अब आएगी, इसी इंतजार में लगा रहा। थोड़ी देर में तितली को छटपटा कर बाहर आने की कोशिश करते देखकर उसे दया आने लगी। आखिर वो एक चिमटी ले आया और प्यूपा की मदद करने लगा। जब चिमटी से वो प्यूपा को निकाल चुका तो उसने देखा कि उसका सर बहुत बड़ा है, उसके पंख भी कमजोर और बेकार से हैं। लेकिन वो बैठकर तितली के उड़ने का इंतजार करने लगा। तितली उड़ी नहीं, कुछ घंटे में मर जरूर गई। दुखी आदमी जब अपने जीव वैज्ञानिक मित्र के पास फिर से गया और उसे पूरा किस्सा सुनाया तो जीव वैज्ञानिक हंस पड़ा। उसने समझाया कि सर से धक्का देकर प्यूपा तोड़ने में ही तितली का सर मजबूत होता है, छटपटाकर बाहर आने में ही उसके पंख मजबूत होते हैं। आदमी ने तितली की मदद करने की कोशिश में उसे मार डाला था। थोड़े दिन में जब बोर्ड की परीक्षाओं के रिजल्ट आएंगे और स्कूल से बच्चे बाहर की दुनिया में जाने लगेंगे, उस समय भी कुंभ की ये घटनाएं याद रखिएगा। इट्स अ जंगल आउट देयर, ये आपको पहले से पता है। बच्चों के पंखों को खुद ही मजबूत होने दीजिए। उन्हें सड़क के लायक बनाना आपकी जिम्मेदारी है, उनके लिए पूरी सड़क बना देना आपका काम नहीं है। फिर भी समझ में ना आए कि मीडिया के जरिए बाहर से मदद देकर किसी को महान नहीं बनाया जा सकता, फिर भी हाथ डालने का मन करता रहे तो टीवी चला लीजिए। राहुल गांधी रोज नजर आते हैं, देख लीजिए, समझ आ जाएगा। धन्यवाद।